चलिए, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करिए तो आवाज आ रही है क्या? सभी को गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करेंगे, आवाज आ रही है क्या? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का जो संपूर्ण सिलेबस है, पूरा मैथ्स मतलब व्यापम और पीएससी दोनों के लिए आपका तैयार हो जाएगा। कहीं पे कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे अपन। तो मैथ्स की संपूर्ण तैयारी होगी। मान के चलिए अगले 80 दिनों तक ये क्लास लगातार चलेगी। डेली 1.5 घंटे की क्लास ही होगी। कोई रुकावट नहीं आएगी क्लास में। चाहे मैं बिलासपुर में रहूं, चाहे मैं रायपुर में रहूं, इस क्लास में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये क्लास अगले 80 दिनों तक लगातार चलेगी। प्रतिदिन 1.5 घंटे क्लास ये चलेगी। 80 दिनों तक लगातार क्लास चलेगी तो लगभग 120 घंटे की क्लास होगी। आराम से बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स को कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर एक चैप्टर पे काम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार समझते हैं कि व्यापम के जो एग्जाम्स होंगे उनमें गणित का वेटेज कितना है। उसके बाद में गणित के जो जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स लिखूंगा, बता दूंगा किस एग्जाम में कौन सा चैप्टर है या कौन सा चैप्टर नहीं है। एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अगले 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पहला जो चैप्टर होगा। तो एक बार मैं व्यापम के जो एग्जाम्स होने वाले हैं इस साल, उन एग्जाम्स की बात करता हूं। पीएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स की बात करूंगा। उसके बाद पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पूरे करा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। इसीलिए मैंने ड्यूरेशन को थोड़ा लंबा भी रखा है, 80 दिन। और प्रतिदिन 1.5 घंटे की क्लास रखने के पीछे का कारण यही है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी पूरे हो जाए। बहुत प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी, आपका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। तो बहुत कुछ प्लान किया है मैंने। बहुत शानदार तरीके से ये संपूर्ण मैथ्स होगा आपका, बहुत शानदार तरीके से। कोई भी एग्जाम में बैठो, मैथ्स को उड़ा के आओगे आप लोग। कोई भी एग्जाम दो, पीएससी का, व्यापम का, मैथ्स को एकदम उड़ा के आओगे आप लोग। लेकिन 80 दिनों तक आपको लगातार बने रहना होगा, लाइव क्लास में जुड़ना होगा। रिकॉर्डिंग्स केवल देखकर खाना पूर्ति मत करना, लाइव क्लास में जुड़ना, जो काम कराऊंगा उसको करना। रिकॉर्डिंग्स आपके सुविधा के लिए रहेगी कि आप कभी रिवीजन करना चाहते हैं, कोई डाउट आ गया तो उस डाउट को आप क्लियर कर पाए, तो आपकी सुविधा के लिए रिकॉर्डिंग्स रहेगी आपके पास। लेकिन डेली आपको लाइव क्लास में जुड़ना होगा। चलिए देखते हैं। तो गणित को एक बार समझते हैं कि जो व्यापम के एग्जाम्स होंगे, कौन 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 से एग्जाम्स में गणित कितना पढ़ना है आपको, कितना वेटेज है गणित का, एक बार उसको समझते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, टीचर वालों को पेडागोजी भी पढ़ाऊंगा मैं, पेडागोजी का सेक्शन भी कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन ये जो सेक्शन है ये संडे संडे को क्लास लेके कंप्लीट कराऊंगा मैं। तो जो टीचर वाले बच्चे जुड़ेंगे, टेट वाले बच्चे जुड़ेंगे, उनका पेडागोजी का सेक्शन भी मैं संडे संडे को लेके कंप्लीट कराऊंगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए आप लोग। देखिए, अगर मैं गणित की बात करूं, अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें अगर पहले बात करता हूं मैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की। अगर मैं सबसे पहले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की बात करूं, जो कि आप सभी ने देखा है कि विज्ञापन जारी हो चुका है, हॉस्टल वार्डन का विज्ञापन जारी हो चुका है। बहुत वेट हो रहा था इस एग्जाम का, फाइनली व्यापम ने विज्ञापन जारी कर दिया है 300 पदों के लिए। तो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होगा, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आपने देखा है कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्न में से गणित की बात करूं तो गणित के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार मैं आपको पूरा एनालिसिस बता रहा हूं, जो व्यापम के एग्जाम्स हैं और जो पीएससी के एग्जाम्स हैं उनमें कहां कहां पे हेल्प हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले अगर मैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की बात करूं, छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम की बात करूं, तो छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में आपको पता है 100 प्रश्न में से 25 प्रश्न होंगे गणित के। अब आप देख सकते हैं 100 में 25 प्रश्न, मतलब ये कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये 25 प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, सिलेक्शन से बाहर भी ले जा सकते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से मैथ्स को पढ़ेंगे,
25 में 25 आप ठोक के आओगे, 25 में 25 को देखना। आप अगले 80 दिनों तक लगभग बने रहिए, 25 में 25 आपको आपके क्लास नोट से, आपके प्रैक्टिस सीट से मिलेगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। तो लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं हॉस्टल वार्डन का एग्जाम तो आप लोग दे ही रहे हैं, लगभग सभी लोग, क्योंकि योग्यता केवल 12वीं पास है, कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं मांगा है। वापस से एक बार मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं मांगा है, ना पीजीडीसीए, ना डीसीए, ना कुछ, केवल 12वीं पास है शैक्षणिक योग्यता। तो आपने अगर 12वीं पास किया है तो आप इस एग्जाम का फॉर्म भरिए। गणित का वेटेज बहुत बड़ा है, यह आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा। तो हॉस्टल वार्डन में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 प्रश्न होंगे गणित के। चैप्टर्स बहुत कम लिखे हैं सिलेबस में, उस पर भी आऊंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, देखिए अगर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती परीक्षा, दूसरा जो एग्जाम है शिक्षक भर्ती परीक्षा, अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले बात करता हूं मैं सहायक शिक्षक की। सहायक शिक्षक बोलने का मतलब हो जाएगा वर्ग 3। तो सहायक शिक्षक में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न में से 30 प्रश्न होंगे गणित के। 150 प्रश्नों में से कुल 30 प्रश्न होंगे गणित के। बहुत बड़ा वेटेज हो गया यहां पर भी। अगर बात करूं मैं शिक्षक के एग्जाम की, शिक्षक शिक्षक बोलने का मतलब वर्ग 2, तो यहां पर भी कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 में से 15 प्रश्न होंगे गणित के, तो यहां पर भी वेटेज ठीक ठाक है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी गणित का बहुत शानदार वेटेज है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार वेटेज। सहायक शिक्षक में 150 में 30 प्रश्न और शिक्षक में 150 में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यहीं पे मैं टेट एग्जाम की बात करूं, सीजी टेट की बात करता हूं, जो कि होने वाला है, जिन्होंने टेट नहीं निकाला है अभी तक, सीजी टेट की बात करूं, सी टेट की बात करूं, तो यहां पर भी अगर देख सकते हैं आप, सीजी टेट का जो सहायक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा होगा, सहायक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होगा, उसमें 150 प्रश्न में 30 प्रश्न आएगा मैथ्स का, 30 प्रश्न। सहायक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होगा, 150 में 30 प्रश्न होगा मैथ्स का। शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होगा, यहां पर भी जो गणित और साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो देंगे 150 में से 30 प्रश्न मैथ्स के। तो देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं सीजी टेट परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा होगा सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक के लिए, गणित का वेटेज हर जगह भर भर के है, हर जगह है। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एक शानदार एग्जाम, आरआई का एग्जाम, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक बोलते हैं इसको, शानदार एग्जाम है। इसी के साथ बात करता हूं मैं पटवारी के एग्जाम की। तो आरआई और पटवारी का अभी जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे कुल 150 प्रश्न, 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न बनेंगे गणित के, 150 में 30 प्रश्न। तो यहां पर भी शानदार वेटेज है। अगर बात करूं मैं मंडी इंस्पेक्टर की, मंडी इंस्पेक्टर, तो मंडी इंस्पेक्टर का पेपर आप देखेंगे तो मंडी इंस्पेक्टर के पेपर में 150 प्रश्न में 30 प्रश्न है गणित के, 150 प्रश्न में 30 प्रश्न गणित के हैं। मैं आपको गणित का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं व्यापम की परीक्षाओं के लिए। आप देख सकते हैं कितनी सारी परीक्षाएं मैं आपको बता चुका, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होगी, इसके अलावा आरआई और पटवारी की परीक्षा, इसके अलावा मंडी इंस्पेक्टर की परीक्षा। अगर बात करूं मैं महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक पिछले बार हुआ था, महिला पर्यवेक्षक, तो महिला पर्यवेक्षक अगर आप देखेंगे तो इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न बनते हैं गणित के, 100 में से 15 प्रश्न गणित के होते हैं। बात करूं अगर मैं इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम की, फूड इंस्पेक्टर, खाद्य निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 प्रश्न, कुल 200 प्रश्न बनते हैं, जिसमें एक सेक्शन होता है सामान्य ज्ञान का और एक होता है खाद्य अधिनियम का। तो सामान्य ज्ञान का 150 प्रश्न, खाद्य अधिनियम वाला पूछा जाता है 50 प्रश्न। तो ये जो 150 प्रश्न है सामान्य ज्ञान के, यहां पर 30 प्रश्न बनते हैं गणित के, 30 प्रश्न गणित के बनते हैं।
बात करूं अगर मैं लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम की, तो लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 150 प्रश्नों में से 20 प्रश्न बनते हैं गणित के, 20 प्रश्न। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए। अब इसको देख के आप खुद सोचो कि व्यापम की जो परीक्षाएं हैं बिना गणित के संभव नहीं है। व्यापम की परीक्षाएं बिना गणित के संभव नहीं है। आप देख सकते हैं, गणित आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी व्यापम की परीक्षाएं आप निकाल पाएंगे। एकदम सिंपल साधारण सी बात है। अगर आप गणित को नहीं पढ़ेंगे तो व्यापम की परीक्षाएं निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है व्यापम की परीक्षाओं के साथ, मेरे जो एग्जाम्स निकले हैं कहीं ना कहीं उसमें गणित बहुत ही हेल्प किया है। गणित में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तभी जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन का रास्ता खुला है। बिना गणित के व्यापम की परीक्षाओं को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पहली बात कि गणित एक ऐसा विषय है जो कि आपको बहुत आगे ले जाता है, मतलब बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। ये देखिए, मैं एकदम आपको व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स बता रहा हूं, लगभग सारे एग्जाम्स। हॉस्टल वार्डन 100 में 25 प्रश्न, शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें सहायक शिक्षक 150 में 30 प्रश्न, शिक्षक 150 में 15 प्रश्न, सीजी टेट जो सहायक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 150 में 30 प्रश्न, शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 150 में 30 प्रश्न, आरआई पटवारी, ये बहुत शानदार एग्जाम्स होते हैं, 150 में 30 प्रश्न, मंडी इंस्पेक्टर 150 में 30 प्रश्न, महिला पर्यवेक्षक 100 में 15 प्रश्न। बात करूं अगर मैं फूड इंस्पेक्टर 200 में 30 प्रश्न गणित के। बात करूं मैं लेबर इंस्पेक्टर 150 में 20 प्रश्न। अभी जो सहकारिता का एग्जाम हुआ था अपेक्स बैंक वाला, उसमें पूछा गया था 10 प्रश्न। तो हर एग्जाम में व्यापम गणित को रखता ही है। तो देख सकते हैं ये सारे एग्जाम्स के लिए आपका मैथ्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इनका तो विज्ञापन जारी हो चुका है, हॉस्टल वार्डन का विज्ञापन जारी हो चुका है, सीजी टेट की डेट भी आ चुकी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा कंफर्म है, इसी साल होगा, गारंटीड है। और मैंने जब जब वीडियो बनाया है आप लोगों को आकर बोला है ये एग्जाम होगा, और वो एग्जाम हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आप उठा के देख लीजिए, जून में पिछले बार शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, 2-2.5 महीने बाद मैंने एक वीडियो लाया था और बोला था मैदानी क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सुगबुगाहट चालू हो गई है, और वो चालू हो गई थी। देखिए उसका परिणाम क्या है, आज 33,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। हॉस्टल वार्डन का विज्ञापन बच्चों को लग रहा था कब आएगा कब आएगा, हमने आकर बताया था कि इसी सप्ताह आएगा, उसी सप्ताह विज्ञापन जारी हुआ था। आरआई पटवारी का एग्जाम इसी साल होगा, एकदम कंफर्म न्यूज है ये। आरआई और पटवारी का इसी साल एग्जाम होगा, दोनों एग्जाम आरआई और पटवारी का। तो ये जितने भी एग्जाम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो भी गणित है वो पूरा गणित कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पीएससी के एग्जाम की, अगर मैं पीएससी के एग्जाम की बात करूं, सीजीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, सीजीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, तो सीजीपीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा होता है, सीजीपीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा होगा, राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जाम जिसको बोलते हैं, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसका पेपर सेकंड में मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है। इसका जो प्री का एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम, इसमें जो 2 पेपर होंगे, तो पेपर सेकंड जो होगा, पेपर सेकंड जो होगा, इसमें जो सीसेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पर जो गणित में आपको पढ़ाऊंगा उस गणित से लगभग 30 से 35 प्रश्न आपको मिलेंगे, मिनिमम 30 से 35 प्रश्न, 100 में 30 से 35 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसका भी टेंशन खत्म हो जाएगा क्योंकि सारे लेवल के प्रश्न कराऊंगा मैं। इसके अलावा पीएससी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, पीएससी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स जैसे एक बहुत ही चर्चित एग्जाम है एसीएफ और रेंजर का, एसीएफ और रेंजर का जो एग्जाम है, वहां पर आप देखेंगे तो गणित का वेटेज बहुत बड़ा है, गणित वहां पर आपको मिलेगा। जो एई का एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, यहां पर गणित का वेटेज अच्छा खासा मिलेगा आपको। बात करूं मैं एडीआई का जो एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल डायरेक्टर, यहां पर आपको गणित का वेटेज अच्छा खासा दिखेगा।
असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होता है, यहां पर गणित का वेटेज अच्छा खासा दिखेगा। तो ये पीएससी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, इनमें भी गणित का बहुत बड़ा वेटेज है। सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ, कुछ नहीं छूटेगा, एक एक पॉइंट मैं कवर करा दूंगा। ठीक, यहां तक की बात समझ आई भाई? यहां तक की बात समझ आई आप सभी को? तो वेटेज बहुत बड़ा है गणित का हर एग्जाम में। इसके अलावा आप एसएससी बैंकिंग को उठा लेंगे तो फिर बिना गणित के तो संभव ही नहीं है। एसएससी के एग्जाम्स उठा लीजिए, बैंकिंग के एग्जाम्स उठा लीजिए, तो एसएससी बैंकिंग के एग्जाम्स तो बिना गणित के आप निकाल ही नहीं सकते। आप रेलवे का एग्जाम उठा लीजिए, आप रेलवे का एग्जाम उठाएंगे, एसएससी बैंकिंग रेलवे, ये एग्जाम्स बिना गणित के संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है ये तो। इसमें तो आप एसएससी का देखेंगे तो बहुत बड़ा वेटेज, सीधे मैथ्स और रीजनिंग का 50% का वेटेज है। बैंकिंग में देखेंगे तो 70% का वेटेज रखा है। रेलवे का देखेंगे तो लगभग 60% का वेटेज है। तो ये एग्जाम्स तो संभव ही नहीं है। सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी हो जाएगी। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, जो भी पढ़ाऊंगा उसको प्रॉपर नोट्स में लिखेंगे। आप प्रॉपर नोट्स आराम से लिखिए। अभी देखिए आचार संहिता लागू है, अगले 70-80 दिन तक कोई एग्जाम नहीं होगा, ये एकदम क्लियर है। अभी आचार संहिता लागू है तो अगले 70-80 दिन तक कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। जब तक लग के तैयारी कर लो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, ताकि जैसे एग्जाम्स होने चालू हो आप एकदम तैयार रहो। जो एग्जाम आए उसी में बैठो, उसी को निकालो। तो अगले 70-80 दिनों तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला। आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद ही एग्जाम्स होंगे। तो आपके पास समय है, अच्छा खासा समय है आपके पास। अच्छी से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा मैं, बिल्कुल दूंगा। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर चैप्टर का 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ही, रेगुलरली मिलेगा। ये मैंने बहुत कुछ अलग प्लान किया है इस बार। तो प्रैक्टिस सेट आपको हर चैप्टर का 2 से 3 कम से कम प्रोवाइड कराऊंगा मैं, जो कि आप सॉल्व करेंगे, उसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट इतने पे विश्वास रखिए, आपका हर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा ये, हर एग्जाम के लिए। अब ये जो एग्जाम्स आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर बात करूं मैं, तो किसी में गणित जो है सिलेबस को देखेंगे तो किसी में गणित का सिलेबस कम है। जैसे मैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की बात करूं तो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में गणित का सिलेबस थोड़ा सा कम है, गिने चुने चैप्टर्स हैं। जैसे बात करूं शिक्षक भर्ती परीक्षा में, शिक्षक में बहुत ज्यादा है, सहायक शिक्षक में ठीक ठाक है, शिक्षक में बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं। अगर बात करूं मैं इसके अलावा, जैसे महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हो गया, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में गणित का वेटेज जो है वो अच्छा है, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा सा है महिला पर्यवेक्षक में। तो ये जो एग्जाम्स में लिखा हूं, हॉस्टल वार्डन हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया, इनमें गणित का सिलेबस बहुत छोटा सा है, गिने चुने चैप्टर्स लिखे हैं। लेकिन आरआई पटवारी का एग्जाम उठा लीजिए, मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम उठा लीजिए, शिक्षक वाला एग्जाम उठा लीजिए, उसमें भर भर के गणित के चैप्टर्स हैं। यहां पर मैं क्या कराऊंगा, गणित के सारे चैप्टर्स पे काम कराऊंगा, सारे चैप्टर्स पे, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा आपका। सारे चैप्टर्स पे काम करेंगे, एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे अपन। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे कि गणित में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर्स हैं। चलिए देखते हैं गणित में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स कवर करेंगे अपन। चलिए कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। तो गणित में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, एक बार देख लीजिए। ज्योमेट्री वाले सेक्शन को भी बहुत शानदार करा दूंगा, देखना ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हॉस्टल वार्डन का 2016 का एग्जाम उठा के देखिए, 20 में से 8 से 9 प्रश्न बने थे ज्योमेट्री वाले सेक्शन से। 20 प्रश्न में से 8 से 9 प्रश्न बने थे। वो सेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि व्यापम की परीक्षाओं के लिए अगर आपने गणित को तैयार किया है तो ज्योमेट्री वाले सेक्शन पे काम करना बहुत जरूरी है। बिना उसके आपका बहुत अच्छा पेपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां से मिनिमम 4-5 प्रश्न तो आते ही हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा, गणित संपूर्ण तैयार कराऊंगा, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दीजिए, पीएससी का जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है वो दीजिए, या फिर वनडे एग्जाम्स जो होते हैं पीएससी के वो दीजिए, कहीं पे
कहीं पे भी गणित अगर आया तो वो गणित को बनाने के लिए आप सक्षम रहेंगे। ऐसा अगले 80 दिनों में आपको तैयार कर दूंगा मैं। चलिए, तो गणित में क्या क्या कवर करना है ध्यान से समझिए। गणित में कुछ चैप्टर्स, बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति सबसे पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर जो आपको कवर करना है, संख्या पद्धति। दूसरा जो चैप्टर है ये कवर करना है आपको सरलीकरण, सरलीकरण इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। तीसरा चैप्टर जो आपको कवर करना है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर। अब देखा जाए तो ये तीनों चैप्टर ही आपके बेसिक कैलकुलेशन को, आपके बेसिक समझ को डेवलप करेंगे। तो ये तीनों ही चैप्टर जो है ये बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित हैं। यहां पर आप बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे। इसको अलग अलग चैप्टर ना बोले, एक ही बोले तो भी चल जाएगा। यहां पर बेसिक कैलकुलेशन पे बात चलेगी। जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन मतलब पूर्ण संख्याओं का कैलकुलेशन, भिन्न संख्याओं का कैलकुलेशन, दशमलव वाली संख्याओं का कैलकुलेशन, अलग अलग प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का कैलकुलेशन यहां पर सीखेंगे आप। तो बेसिक कैलकुलेशन पे बात होगी यहां पर। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। व्यापम इन चैप्टर से प्रश्न हमेशा पूछता आया है, पीएससी इन चैप्टर से हमेशा प्रश्न पूछता है। तो ये तीन चैप्टर बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला चैप्टर आएगा घातांक और करनी, इंडाइसेस और सॉर्ट्स, घातांक और करनी, इंडाइसेस और सॉर्ट्स, घातांक और करनी। बेसिक चैप्टर है, घातांक के अलग अलग नियम, करनी के अलग अलग नियम पढ़ेंगे, काम का चैप्टर है। लेकिन इसके बाद देखेंगे वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल। ये मैं चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बोलेंगे इसको। इसके बाद पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न बोलने का मतलब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसके बाद देखेंगे आप औसत, औसत का मतलब हो जाएगा एवरेज, औसत। इसके बाद आप देखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत पे ही पूरा पूरा आधारित होता है लाभ हानि, प्रतिशत पे ही पूरा पूरा लाभ हानि आधारित होगा। यहीं पे बट्टा को भी कवर करेंगे आप। बट्टा, बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। तो ये चैप्टर्स हो गए एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में ही बट्टा को मतलब डिस्काउंट को कवर कर लेंगे अपन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला जो चैप्टर कवर करना है आपको वो है अनुपात और समानुपात, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का मतलब होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी से लिंक होता है चैप्टर जो मिश्रण कहलाता है, एलिगेशन। इसी से एक और चैप्टर लिंक होता है जिसको बोलते हैं साझा, मतलब पार्टनरशिप। तीनों चैप्टर एक ही हैं, एप्लीकेशन तीनों का सेम है। अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझा, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड पार्टनरशिप। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर कवर करना है आपको समय और दूरी, समय और दूरी। इसी से लिंक होंगे दो चैप्टर, एक होता है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, और एक होता है नाव धारा, नाव और धारा। ये तीनों चैप्टर एक ही हैं। इंग्लिश में बोलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं तो समय और कार्य, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इसी पे आधारित होता है पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। बात करूं मैं इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए 19 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक। पूरे गणित की बात कर रहा हूं मैं, पूरा गणित पढ़ाऊंगा आपको और शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर होगा
अगला जो चैप्टर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बाद। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहां पर जियोमेट्री वाले सेक्शन की बात करूंगा पूरा पूरा, यहां पर पूरा पूरा जियोमेट्री वाले सेक्शन की बात करूंगा। अब जियोमेट्री वाले सेक्शन में क्या क्या कवर करना है उसको अलग से बता रहा हूं मैं। पूरा जियोमेट्री वाला चैप्टर पूरा कवर करेंगे। क्या क्या उसमें पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको रेखा और कोण। रेखा और कोण बोलने का मतलब लाइन एंड एंगल। रेखा और कोण में क्या पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण, जैसे समानांतर रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, कोण में एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, समकोण, ऐसे बहुत सारे कोण, उस पे आधारित प्रश्न करेंगे। इसको 1D बोल सकते हैं। रेखा मतलब क्या, 1D, वन डायमेंशनल। इसके बाद आप देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जितनी 2D आकृतियां हैं, जितनी 2D आकृतियां हैं वो सारी 2D आकृतियां कवर करेंगे। तो 2D आकृतियां कौन कौन सी, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, तो ये सारी आकृतियां कवर करेंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, 2D आकृतियां जो स्पेस घेरती हैं उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया। अलग अलग प्रकार के त्रिभुज देखेंगे, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज देखेंगे, और वृत्त में अर्धवृत्त भी देखेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड में चाप की लंबाई, सब कुछ कवर करेंगे। अगला आएगा आयतन। आयतन कहने का मतलब सारी 3D आकृतियां कवर करेंगे। 3D आकृतियों का मतलब 3 डायमेंशनल आकृति, बेलन, शंकु, गोला, घन घनाभ। बेलन, शंकु, गोला, घन घनाभ। बेलन मतलब सिलेंडर, शंकु मतलब कोन, गोला मतलब स्फीयर, घन मतलब क्यूब, घनाभ मतलब क्यूबॉइड। ये पूरा कवर करेंगे। इसके बाद और भी है, और क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। वृत्त को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, त्रिभुज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। इसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता, जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता, इस पे भी काम करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता, इस पे काम करेंगे। कुछ विविध प्रश्नों को देखेंगे, कुछ विविध प्रश्नों को, तब जाके ज्योमेट्री वाला सेक्शन पूरा कवर होगा। इतना सारा सेक्शन है ज्योमेट्री वाला, इतना कवर करना है, देख पा रहे हैं। इसीलिए समय मांगा हूं आपसे मैं, इसीलिए समय मांगा हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। यही सेक्शन व्यापम के परीक्षाओं के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। आप हॉस्टल वार्डन का पेपर देखिए 2016 वाला, 20 में से 8 से 9 प्रश्न बने थे इसी सेक्शन से, बस इसी सेक्शन से। इसीलिए अलग से लिखा हो ज्योमेट्री वाला सेक्शन, 1D आकृति, 2D आकृतियां, 3D आकृतियां, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, कुछ विविध प्रश्न भी करेंगे। तब जाके ज्योमेट्री वाला सेक्शन ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद डीआई को भी कवर करूंगा। डीआई, डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। अब डीआई में क्या क्या कवर करना होता है देखो, तो डीआई में सबसे पहले कवर करना है पाई चार्ट, जिसको बोलते हैं वृत्त चित्र। दूसरा होता है बार ग्राफ, बार ग्राफ का मतलब दंड आलेख। फिर होता है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ का मतलब लेखा चित्र। फिर होता है सारणियन, मतलब टेबुलेशन, सारणियन। डीआई का मतलब क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, आंकड़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई चार्ट का मतलब क्या हो गया, सर्कल का सेक्टर कट करके डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। दंड आलेख मतलब क्या, एक्स और वाई एक्सिस में आप दंड आलेख बनाएंगे, ऐसे दंड आलेख बनाएंगे और डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। लेखा चित्र का मतलब क्या, एक्स और वाई एक्सिस पे आप ऐसे लेखा चित्र बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सारणियन का मतलब क्या, ऐसे टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी पूरा पूरा कवर करेंगे अपन। पूरा डीआई, पूरा ज्योमेट्री कवर हो जाएगा। इतने चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं, इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे
कुछ और चैप्टर्स हैं जो व्यापम की परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे समीकरण। समीकरण, समीकरण का मतलब रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण एक चर वाले भी और दो चर वाले भी, एक चर वाला और दो चर वाला व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए रहेंगे, बोलेगा इन दोनों समीकरणों का कितना हल होगा, एक हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। बचपन में पढ़े होगे ना, जब ग्राफ जो है एक पॉइंट पे काटेगा तो एक हल होगा, ओवरलैप कर देगा तो अनंत हल होंगे, टच ही नहीं करेगा, वो अलग ये अलग, समझ आ रहा है, तो कोई हल नहीं होगा। ऐसा पढ़े हैं, उसी को पढ़ना होता है। यहां पर 2022 के पटवारी में 2 प्रश्न पूछा था। तो रैखिक समीकरण एक चर वाला, दो चर वाला। यहीं पे आपको वर्ग समीकरण पढ़ाऊंगा। वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं वर्ग समीकरण को, वो देखेंगे। इसके अलावा बीज गणितीय सूत्र अलग से लिखता है व्यापम में, ये तो पढ़ेंगे ही, खैर नहीं लिखेगा तो भी। बीज गणितीय सूत्र, इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, देख पा रहे हैं, ये है एक्चुअल में गणित का सिलेबस। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ तो छूट ही गया, बिल्कुल बिल्कुल, एलसीएम एचसीएफ छूट गया है, उसको यहां पे लिख लीजिए। एलसीएम एंड एचसीएफ हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्यापम का बहुत ही पसंदीदा चैप्टर, बहुत ही पसंदीदा। 2 से 3 प्रश्न पूछता ही है यहां से। श्रेणी वगैरह आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, श्रेणी वगैरह सब इसमें आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन में श्रेणी आ जाएगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी सब इसी में आ जाएगा, सरलीकरण में आ जाएगा। सरलीकरण का मतलब बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में, इसमें सब कुछ सीखेंगे आप, श्रेणी वगैरह सब कुछ सरलीकरण में कवर हो जाएगा। इतने चैप्टर्स हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा सिलेबस है यार। यहाँ पे तो मैंने ज्योमेट्री को एक ही चैप्टर में लिख दिया है, लेकिन अपने आप में ये कितना बड़ा है, अपने आप में कितना बड़ा है, देख सकते हैं। ये रेखा कोण, क्षेत्रफल, आयतन, प्रमेय, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, कुछ विविध प्रश्न लूंगा। डीआई में 4 अलग अलग चैप्टर हैं, उसको मैं एक ही बोल दिया हूं। इतने चैप्टर कवर करने हैं, कुछ छूटा तो नहीं, देखो तो एक बार, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोग को? 80 दिन अजय पटेल, पॉसिबल नहीं हो पाएगा 80 दिन में, तो 90 कर लेंगे यार। लेकिन डेली 1.5 घंटे की क्लास मैंने रखी है, इस बात का ध्यान रखो। जनरली आप बैच में जब पढ़ते हैं तो 1-1 घंटे की क्लास मिलती है, डेली 1.5 घंटे की क्लास रखी है मैंने। तो 80 दिन प्रतिदिन 1.5 घंटे की क्लास, कितना हो गया? 120 घंटा हो गया, 120 घंटा। देखा जाए तो 1-1 घंटे की क्लास मतलब 4 महीना हो गया, ये 4 महीना हो गया, ये कम नहीं है भाई 120 घंटा। दशमलव प्रणाली वगैरह सब इसी में आ जाएगा, चिंता मत करिए, भिन्न संख्या में, दशमलव प्रणाली भिन्न संख्या में आ जाएगा। अच्छा, गणित का शिक्षण शास्त्र, इसको भी पढ़ाऊंगा अलग से। शिक्षक वाले जो होंगे, टेट वाले जो होंगे, गणित का शिक्षण शास्त्र ये पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। गणित का जो शिक्षण शास्त्र है, गणित का पेडागोजी, इसको पढ़ाऊंगा अलग से, आप लोग के लिए टाइम निकालूंगा संडे संडे का, वहां पे कवर कराऊंगा। लेवल कैसा होगा? तो प्रश्नों का लेवल देख लीजिए कैसा रहेगा। बेसिक से चालू करेंगे, बेसिक से और एडवांस तक चलेंगे, बेसिक से चालू करते हुए एडवांस तक चलेंगे। लेवल शानदार रहेगा क्वेश्चंस का, आप पीएससी के एग्जाम्स तक में बैठ पाएंगे, दे पाएंगे, मैथ्स का पेपर बहुत शानदार कर पाएंगे। तो लेवल की चिंता मत करिए, बहुत शानदार लेवल रहेगा। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, सारे वैरायटी के। क्रमचय संचय और प्रायिकता को नहीं पूछता है, समय बचेगा तो कराऊंगा। देखिए, क्रमचय संचय प्रायिकता ये ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं पूछा जाता है। क्रमचय संचय और प्रायिकता ये चैप्टर्स मुझे याद थे, लेकिन नहीं पूछा जाता है, ना पीएससी इनको पूछता है, ना व्यापम इनको पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ना पीएससी इनको पूछता है, ना व्यापम पूछता है। पीएससी मेंस में पूछा जाता है एक प्रश्न, सीजीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है वहां पर पूछा जाता है।
देखेंगे, समय बचा तो बात कर लेंगे, बाकी आवश्यकता नहीं है व्यापम और पीएससी के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसके लिए। और बताइए और क्या मन में आ रहा है? देखो, हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है वो जुलाई से पहले नहीं होगा, जुलाई से पहले नहीं होगा, और मैं उससे पहले पूरा करा दूंगा। और देखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हॉस्टल वार्डन में जितना लिखा है उतना ही आएगा। 2016 के पेपर को उठा के देखिए, 2016 के पेपर में आप देखेंगे तो 20 में से 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो कि सिलेबस से बाहर से पूछे गए थे। सिलेबस में नहीं लिखा था संख्या, तो भी संख्या के प्रश्न पूछे गए थे। वर्गमूल से पूर्ण वर्ग के प्रश्न पूछे गए थे। तो सिलेबस में गणित लिख दिया मतलब व्यापम फ्री है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा हुआ भी है। 2022 का महिला पर्यवेक्षक का पेपर देखिएगा, 2022 वाला महिला पर्यवेक्षक का पेपर। महिला पर्यवेक्षक में गणित का बहुत कम सिलेबस लिखा है, लेकिन पूछ दिया था सब कुछ। तो आप एक बार पूरा गणित को पढ़ लो, जो पूछना है पूछे सामने वाले को। उसने गणित लिखा है मतलब वो गणित का कुछ भी पूछ सकता है। भरोसा मत करना भाई, 6 चैप्टर लिखा है मुश्किल से। अगर आप देखेंगे ना, ये हॉस्टल वार्डन की बात करेंगे तो हॉस्टल वार्डन में पता है क्या क्या लिखा है? वो हॉस्टल वार्डन में पहला चैप्टर लिखा है एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी बस लिख दिया है, वो चाल समय दूरी इसको लिख दिया है, और साधारण ब्याज। ये देखिए खत्म, ये लिखा है, ये जिसमें टिक किया हूं मैं वही वही लिखा है बस। और साथ में ज्योमेट्री का कुछ कुछ पोर्शन, जैसे क्षेत्रफल लिख दिया है, घन और घनाभ लिख दिया है बस, और कुछ नहीं लिखा है। वो सोचो, जिनमें टिक मारा हूं उतना ही लिखा है बस। लेकिन लास्ट टाइम बेलन से प्रश्न पूछा था 2 ठो, बेलन लिखा नहीं है सिलेबस में, 2 प्रश्न पूछा था बेलन से। संख्या लिखा नहीं है, लेकिन संख्या से प्रश्न पूछा था 2 ठो। वर्गमूल घनमूल लिखा नहीं है, लेकिन वर्गमूल से पूर्ण वर्ग का प्रश्न पूछा था। तो भरोसा बिल्कुल मत करना भाई, पूरे गणित को तैयार करना है, पूरे गणित को। मैं तो जो बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल वार्डन के बैच में उनको भी बोला हूं कि एक बार सिलेबस में जो लिखा है वो कराऊंगा, उसके बाद अलग से पूरा मैथ्स का जो चैप्टर बचेगा उस पर काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखिए है ना ज्योति, सांख्यिकी में ये सब आ जाएगा जो आप बोल रहे हैं, ये सब आ जाएगा। और माध्यिका जो लिखा है, शिक्षक भर्ती वाले हैं शायद आप, इसीलिए इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती में लिखा है ये चैप्टर। सांख्यिकी में एक और चैप्टर है माध्यिका। माध्यिका में औसत के टाइम पे ही पूरा समझा देता हूं, ये मेरा पढ़ाने का तरीका ही है। माध्यिका को मैं औसत के टाइम पे ही पूरा समझा देता हूं। मैथ्स आपसे बिल्कुल बने ना बने, थोड़ा मोड़ा बने, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। रेगुलर क्लास अटेंड करना, मैंने एकदम आपको जो बातें बताई हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करना है आपको, रेगुलर। नोट्स और प्रैक्टिस शीट, नोट्स और प्रैक्टिस शीट, इस पे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप ये 80 दिन तक बने रहो मेरे साथ में। अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं लगा तो आप बोलना सर नहीं लगा है, हमारा पैसा वापस करा दीजिए। फीस जो ज्यादा लग रही है कुछ बच्चों को, कमेंट आ रहे हैं। अगर 80 दिनों में आपको इंप्रूवमेंट नहीं लगा तो मेरे को बोलना। फिर लास्ट तक की बात कर रहा हूं मैं, पूरा पढ़ लेना उसके बाद बोल देना। इंप्रूवमेंट नहीं लगा, इन 80 दिनों में फायदा नहीं मिला तो मेरे को बोलना, मैं बोल दूंगा, फीस वापस कर देंगे आप। ईमानदारी से मेरे को बोल देना कि इंप्रूवमेंट नहीं लगा, जैसे थे वैसे ही रह गए हैं, तो फिर मेरे को बोलना आप। लेकिन बन के तो देखो 80 दिन मेरे साथ में, लग के तो देखो, देखना तो कितना शानदार हो जाएगा। एकदम कंटिन्यू क्लास होगी, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 80 दिनों तक लगातार क्लास होगी, कोई ब्रेक नहीं होगा, मैं कहीं पे भी रहूं, कहीं पे भी रहूं, कोई ब्रेक नहीं होगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। यहां तक की बातें समझ आ गई होंगी, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति। बहुत कुछ नया मिलेगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले पढ़ चुके हैं मेरे से, उनको भी बहुत कुछ नया मिल जाएगा, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ नया मिलेगा जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। इसी ऐप में चलेगी क्लास, मैराथन क्लास से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल मैराथन क्लासेस हमने ली हैं, आगे भी हम प्लान करते रहेंगे। चलिए लिखिए फिर पहला चैप्टर, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, देखना बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। आप अगर पहले मेरे से पढ़े हैं तो भी नया मिलेगा, क्योंकि हर नए बैच में कुछ ना कुछ नया हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया हम डिलीवर करते हैं। तो हर लेक्चर कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर से अपडेटेड रहते हैं हम।
तो अगर आपने पहले मेरी क्लास अटेंड की है तो भी आपको नया मिलेगा, बहुत कुछ नया मिलेगा। चलिए संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। तैयार हो जाइए फिर सभी लोग। चलिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। काफी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और एडमिशन ले लीजिए, काहे का डेमो, क्या डेमो देखेंगे? यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस देखे हैं आप, मैराथन देखे हैं, फिर डेमो की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यार? एडमिशन लीजिए सीधे, क्या डेमो की आवश्यकता पड़ रही है? मेरे को दो दो आईडी मैनेज करनी पड़ रही है, एक रेगुलर क्लास वालों की आईडी देखनी पड़ रही है और एक डेमो क्लास वालों की आईडी देखनी पड़ रही है। तो एडमिशन लीजिए फटाफट, इसमें कोई डेमो वाली बात ही नहीं है। आप जानते हैं, यूट्यूब में देखे हैं, वीडियोस देखे हैं। चलिए खैर देख लीजिए, 2 दिन डेमो देख लीजिए भाई। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ नया मिलेगा आपको, देखना संख्या पद्धति से ही आपको बहुत कुछ नया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए संख्या पद्धति में अपना टारगेट पहले क्या रहेगा, क्या क्या कवर करना है, पहले टारगेट की बात करते हैं, क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले आपको कवर क्या करना है, तो सबसे पहले कवर करना है आपको संख्या होती क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है, हर एक प्रकार पर, संख्या के हर एक प्रकार पर प्रश्न को कराऊंगा मैं। देखना हर एक प्रकार पर संख्या का कोई भी प्रकार लिखूंगा। प्राकृत संख्या लिखा, समझाने के बाद एक प्रश्न लूंगा उसका, स्टेटमेंट वाला। पूर्ण संख्या लिखा, समझाने के बाद एक प्रश्न लूंगा मैं, स्टेटमेंट वाला। ऐसे हर एक प्रकार पर प्रश्न करेंगे अपन। तो संख्या के जितने प्रकार देखेंगे आप, सभी पर प्रश्न साथ साथ में करेंगे। तो टारगेट होगा संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को डील करेंगे अपन, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, जिससे आपका नॉलेज जो है बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद अपन आएंगे बेसिक कैलकुलेशन पर। बेसिक कैलकुलेशन ये बहुत लंबा चलेगा, बेसिक कैलकुलेशन पर आएंगे। बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा समय लेगा, ध्यान रखिएगा। बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा समय तो लेगा यार। बेसिक कैलकुलेशन पे काम करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन मतलब जो संख्याएं आप पढ़े रहेंगे, अलग अलग प्रकार की जो संख्याएं पढ़े रहेंगे, उन संख्याओं पर प्रश्न करेंगे। जैसे आप प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे तो प्राकृत संख्याओं पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप भिन्न संख्याएं पढ़ेंगे तो भिन्न संख्याओं पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दशमलव वाली संख्याएं पढ़ेंगे तो दशमलव वाली संख्याओं पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सारी संख्याओं पर कैलकुलेशन को सीखेंगे आप। इतना टारगेट होगा अपना, इतना टारगेट, इतना कवर करेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। इतने से आपको 3-4 प्रैक्टिस शीट आराम से मिल जाएगी, 3-4 प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस करने के लिए। तो अपना टारगेट होगा इतना कवर करना। चलिए तो देखते हैं संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। जानते हैं कुछ संख्या कितने प्रकार की होती है? चलो बताओ तो। चलिए बताओ संख्या कितने प्रकार की होती जानते हो? चलो पाई क्या होता है बताओ तो, परिमेय होता है कि अपरिमेय? थोड़ा बातचीत करते हैं 5 मिनट, उसके बाद लिखवाऊंगा मैं पूरा, चिंता मत करना, बातचीत करते हैं पहले। पाई परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है? सुने हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या मतलब होता है रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मतलब इरैशनल नंबर। क्या लगता है कितनी जानकारी है? अगले 5 मिनट बातचीत करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपन। ऐसे हर टॉपिक पे बातचीत करेंगे। परिमेय अपरिमेय कमेंट करना, थोड़ा सा इंटरेक्शन बना के रखना, मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा फील ही ना हो घर में बैठे हैं, ऐसा लगे कि मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, आपके सामने में खड़ा हूं। चलिए पाई क्या होता है, परिमेय अपरिमेय, मिला जुला आंसर आ रहा है, मिला जुला आंसर। परिमेय अपरिमेय, पाई को कुछ बच्चे परिमेय बोल रहे हैं, कुछ बच्चे अपरिमेय बोल रहे हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या जानते हैं? अच्छा ऐसा सुने होंगे, लिखवाऊंगा पूरा डिटेल में, अभी मत लिखना, मैं केवल बातचीत कर रहा हूं, लिखवाऊंगा। अभी परिमेय अपरिमेय देखना, ऐसा हो जाएगा ना, कोई सोते हुए उठाएगा आपको तो भी जानोगे परिमेय अपरिमेय क्या होता है। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं बताया होगा ऐसी बात को, ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा आपको। ये पढ़े होगे आप, पी बट्टे क्यू के रूप में जिसको लिखोगे वो परिमेय, और पी बट्टे क्यू के रूप में जिसको ना लिख पाओ वो अपरिमेय, यही तो पढ़े होगे। पाई एक्चुअल में क्या होता है? अपरिमेय। पाई एक्चुअल में होता है अपरिमेय। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, समझ आ रहा है? वो कहानी भी सुनाऊंगा आपको। पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ तो, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ, पता है किसी को?
पाई का वैल्यू क्या होता है, क्यों अपरिमेय संख्या बोलते हैं इसको। ये देखो यही गलतियां हैं, ये जो कमेंट आ रहे हैं ना इन्हीं को सुधारना है। ये जो लाइन से कमेंट करे पड़े हैं 22/7, 3.14, ये जो कमेंट कर रहे हो ना ये सब गलत कर रहे हो। अगर पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो फिर पाई को परिमेय बोलो ना यार, अपरिमेय क्यों बोल रहे हो। क्योंकि आपने तो पढ़ा भी P/Q के रूप में लिखोगे तो परिमेय, P/Q के रूप में नहीं लिख पाओगे तो अपरिमेय। इसको तो P/Q के रूप में लिख पा रहे हो। अगर आप पाई का वैल्यू 22/7 बोल रहे हो तो फिर पाई क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। 3.14 इसको भी तो P/Q के रूप में लिख सकता हूं मैं। 3.14 इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूं। इसका P/Q करूं 22/7 ही तो है ना शायद। अगर 22/7 नहीं है तो ऐसा भी तो लिख सकते हो 314/100। 3.14 को 314/100 लिख सकता हूं मैं, कोई समस्या थोड़ी है। सिखाऊंगा, इसको भी सिखाऊंगा कैसे 314/100 लिखा। लेकिन इतना बेसिक जानकारी आपको होगा कि सर 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो लगा दिया हो। तो भाई अगर जो 22/7 बोल रहे हैं तो आप 22/7 मतलब P/Q का रूप बोल रहे हैं, फिर तो परिमेय होना चाहिए। जो 3.14 बोल रहे हैं तो 3.14 को भी तो मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। इसका मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन पाई तो एक्चुअल में क्या है, अपरिमेय। कारण पता है क्या है, पहली बात पाई का मान ये होता ही नहीं है। पहली बात तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान गूगल करके देखना, एग्जैक्ट मान पाई का ये होता है 3.14159। चलते रहेगा चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप बोलेंगे सर 22/7 करने पर भी यही मिलता है, तो 22/7 करने पर मिलता है 3.142857, 142857 ये मिलता है 22/7 करने पर। जबकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है 3.14159। चलते रहेगा चलते रहेगा। इसी के आधार पे अभी मार्च महीने में ही आपने देखा होगा 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया था। 14 मार्च को 1:59 पर, 1:59 पर ये जो डेट है और ये जो टाइम है पाई दिवस का, ये कहां से लिया गया, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू से लिया गया। ये देखो 3.14159, 14 मतलब क्या, 14 मार्च 1:59। समझ आ रहा है। बहुत कुछ नया मिलेगा, वही समझा रहा हूं, बहुत कुछ नया मिलेगा। ये तो मैं जनरल बातचीत कर रहा हूं, जनरल बातचीत कर रहा हूं। बहुत कुछ नया मिलने वाला है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बताया था बहुत ही बढ़िया। तो बहुत कुछ नया मिलेगा, उसी की बात कर रहा हूं मैं। बने रहना, पूरा पढ़ना, बहुत कुछ नया मिलेगा। एक एक कारण समझाऊंगा। एक्चुअल में अपरिमेय संख्या मतलब जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। किसको नहीं लिख सकते P/Q के रूप में, किसको नहीं लिख सकते P/Q के रूप में, जिसको नहीं लिख सकते। अब मैं बोल रहा किसको नहीं लिख सकते हो भाई, जिसको नहीं लिख पाओगे वो अपरिमेय। किसको नहीं लिख सकते वो समझाऊंगा आपको। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो समझाऊंगा आपको। तो बहुत कुछ है। चलिए सबसे पहले लिखिए संख्या की परिभाषा। चलिए सब कुछ आएगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले संख्या की परिभाषा लिखिए, सभी लोग लिखेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। लिखिए संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। गणितीय वस्तुएं मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग, जिनका उपयोग, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है, इत्यादि चीजों में किया जाता है, इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर दी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स
गणितीय वस्तुएं बोलने का मतलब क्या? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। तो नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। अब ध्यान से समझो, यहां पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, मापना और गिनना। ये आगे भी यूज होंगे। तो मापने का मतलब क्या होगा? मेजरमेंट। और गिनने का मतलब क्या होगा? काउंटिंग। थोड़ा सा समझना। मापने का मतलब जैसे मैं अपनी हाइट को माप रहा हूं, मैं अपने वेट को माप रहा हूं। मेरी हाइट जैसे मान लो 168 सेंटीमीटर है, मेरा वेट मान लो 70 किलोग्राम है। रायपुर से बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। तो ये सब कुछ क्या है? मापना। अपनी हाइट को मापूंगा, अपने वेट को मापूंगा, डिस्टेंस को मापूंगा। जैसे दूध की मात्रा 2.5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, चावल की मात्रा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो ये क्या होता है? मापना, मेजरमेंट। समझ आ रहा है? तो मापने का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मैं अपनी हाइट को मापा, मैं अपने वेट को मापा, मैं डिस्टेंस को मापा, मैं दूध की मात्रा को माप रहा हूं, मैं चावल की मात्रा को माप रहा हूं। तो ये हो जाएगा मापना। अगर गिनने की बात करूंगा तो गिनने का मतलब क्या हो जाएगा? काउंट करना, काउंटिंग। जैसे चेयर्स को काउंट कर रहा हूं। समझ आ रहा है? चेयर्स को काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4, रूम में कितनी चेयर्स हैं उसको काउंट करूंगा। कितने विद्यार्थी हैं उनको काउंट करूंगा। इस रूम में कितने पंखे हैं उनको काउंट करूंगा। कितनी लाइट है उनको काउंट करूंगा। तो मापना और गिनना दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक और बात यहां पे ध्यान से समझिए, ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, जैसे 2.5, 6.24, 5.36, 9.82, दशमलव वाली कोई भी संख्या लिख लीजिए। बताऊंगा ये संख्याएं क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं। फिलहाल ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, इन संख्याओं का यूज, इन संख्याओं का यूज मापने में तो हो जाएगा, गिनने में नहीं होगा। जैसे दूध की मात्रा 2.5 लीटर बोल सकते हैं, चावल की मात्रा 6.24 केजी बोल सकते हैं। एक डिस्टेंस, मेरे घर से कोचिंग का डिस्टेंस 5.36 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो मापने में ये दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो जाएगा, लेकिन गिनने में नहीं हो पाएगा। मैं बोलूंगा क्या? लड़कों की संख्या 2.5 है, 2.5 लड़के हैं, 3.5 लड़कियां हैं। ऐसा बोलूंगा क्या? 2.5 कुर्सियां हैं, 3.5 कुर्सियां हैं, 4.5 पंखे हैं। तो दशमलव वाली संख्याओं का यूज मापने में तो हो जाएगा, गिनने में नहीं होगा। गिनने में केवल इन संख्याओं का यूज होगा, गिनने में केवल इन संख्याओं का यूज होगा। जबकि मापने में इनका तो यूज होगा ही, इनके साथ साथ इनका भी यूज होगा। क्लियर हुआ क्या बोलना चाहता हूं? तो संख्या की परिभाषा क्या बनी? संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। मापने का मतलब अपनी हाइट को मापना, अपने भार को, वेट को मापना, डिस्टेंस को मापना, पदार्थ की मात्रा को मापना। गिनने का मतलब चेयर्स को काउंट करना, विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना। एक और खास बात यहां पे क्या बताया? ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, मापने में तो यूज हो जाएंगी, गिनने में यूज नहीं हो पाएंगी। गिनने में केवल यही संख्याएं यूज होंगी, जबकि मापने में इनके साथ साथ ये भी यूज हो जाएंगी। यहां तक बनेगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्लियर है यहां तक? ये सब बताऊंगा आगे चलकर, ये सब आ जाएगा। देखना तो धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा कि परिमेय अपरिमेय तो आप लोगों को पढ़ा पाएंगे। ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट। चलिए यहां तक समझ आया। अब जो मेन मुद्दे की बात है वो क्या है? संख्या का वर्गीकरण। संख्या कितने प्रकार की होती है? चलो, संख्या का वर्गीकरण, संख्या का क्लासिफिकेशन, संख्या का वर्गीकरण, ये मेन मुद्दे की बात है। आज ही प्रश्न कराऊंगा, देखना 2-3 प्रश्न आज ही कराऊंगा आप लोग को। तो संख्या जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। नोट्स बनाते चलेंगे, सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता है, समझते चलो, नोट्स बनाते चलो। तो संख्या 2 प्रकार की, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर और इसको इमेजिनरी नंबर। एक और संख्या होती है दोनों का मिला जुला रूप, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। दोनों का मिला जुला रूप जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जितने एग्जाम्स मैंने लिखे थे उनमें से किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। काल्पनिक संख्या ना तो सीजीपीएससी के जो एग्जाम्स मैंने लिखे थे उसमें देखने को मिलेगा, ना ही सीजी व्यापम के जो एग्जाम्स मैंने लिखे थे उसमें देखने को मिलेगा। तो काल्पनिक संख्या आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, सिलेबस में नहीं है। तो जब काल्पनिक संख्या ही आपके सिलेबस में नहीं है तो सम्मिश्र संख्या को पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। मैंने क्या बोला, संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। एक और है दोनों का मिला जुला रूप, सम्मिश्र संख्या। लेकिन जब काल्पनिक ही आपके सिलेबस में नहीं है तो सम्मिश्र कहां से आ जाएगा? आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक संख्या। फिर भी समझ लो काल्पनिक संख्या क्या होती है, कैसे पहचानेंगे। तो काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई यूज ना हो। सामान्य जीवन में जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो, उसी को बोलेंगे काल्पनिक संख्या। कैसे पहचानेंगे? तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी, ये देखिए वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को बोलेंगे काल्पनिक संख्या। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को बोलेंगे काल्पनिक संख्या। सिलेबस में ऐसी कोई संख्या आपको दिखाई नहीं देगी। फिर भी ध्यान बस इतना रखिए, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी, उन संख्याओं को आप बोलेंगे काल्पनिक संख्या। बातें तो बहुत सारी हैं, पूरा पूरा 2-3 घंटा आप निकाल सकते हो। काल्पनिक संख्या को आई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे आई का वैल्यू होता है वर्गमूल -1। आई को बोलते हैं आयोटा, आई को बोलते हैं आप आयोटा। इमेजिनरी नंबर, बातें तो बहुत सारी हैं, करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि काल्पनिक संख्या सिलेबस में ही नहीं है। तो केवल ध्यान क्या रखिए, जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। पहचानेंगे कैसे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी, उन्हीं को बोलेंगे काल्पनिक संख्या। वर्गमूल 2 को काल्पनिक मत बोलना भाई, -2 को काल्पनिक मत बोलना। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी, उन्हीं को बोलेंगे काल्पनिक। कितना ध्यान रखिए, काल्पनिक को छोड़कर जो आपके सिलेबस में है वो संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक, जो आपके सिलेबस में है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब ध्यान से समझना क्या बोलना चाहता हूं। देखिए आपने क्या समझा, संख्या दो प्रकार की, मुख्यतः काल्पनिक आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब क्या हुआ? आपके सिलेबस में आपके आंखों के सामने जो भी संख्या आएगी, या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय होगी। कोई और टाइप है ही नहीं। कोई भी संख्या लिख दूं मैं, कोई भी संख्या मैं लिख दूं, ये देखिए मैं लिखा 2.5, या तो ये परिमेय होगी या तो अपरिमेय। मैं लिखा पाई, या तो ये परिमेय होगी या तो अपरिमेय। मैं लिखा 2.33333, ऐसी कोई संख्या, या तो ये परिमेय होगी या तो अपरिमेय। मैंने लिखा वर्गमूल 2, या तो ये परिमेय या तो अपरिमेय। मैंने लिखा 1 2 3 4, या तो ये परिमेय या तो अपरिमेय। मैंने लिखा 2/3, मैंने लिखा 4/7, मैंने लिखा -9/11। तो सिलेबस में आपकी आंखों के सामने जो भी संख्याएं दिखाई देंगी, या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय होगी। कोई और टाइप है ही नहीं संख्या का, कोई और टाइप बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आंखों के सामने जो भी संख्या दिखाई देगी, या तो वो परिमेय संख्या होगी या तो वो अपरिमेय। 99% संख्याएं जो आपके आंखों के सामने आपको दिखाई देंगी, 99 से भी ज्यादा बोल दो, परिमेय होंगी। 99% या उससे ज्यादा संख्याएं बोल दो जो आपको दिखाई देंगी, वो परिमेय होंगी। बुक खोलिए आर एस अग्रवाल को, एस डी यादव को,
आपके सामने जो भी संख्याएं आपको दिखाई देंगी, ये देखिए ऐसी संख्याएं दिखाई देंगी आपको अलग अलग वैरायटी की। ये संख्याएं या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी, कोई और टाइप नहीं होगा। इस बात को समझो। कारण क्या है? तो कारण एकदम क्लियर है कि काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल वास्तविक है। वास्तविक दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। तो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। पढ़ाऊंगा परिमेय किसको बोलेंगे, अपरिमेय किसको बोलेंगे। लेकिन 99% संख्याएं जो आपके सिलेबस में हैं वो परिमेय है। अब परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो परिमेय संख्या तीन प्रकार का होगा। एक होता है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। देख सकते हैं परिमेय संख्या तीन प्रकार का, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स और पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स। आगे क्लासिफाई करेंगे तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार का होगा। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। तीसरा होगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको नेगेटिव इंटीजर्स, इसको जीरो इंटीजर एंड इसको पॉजिटिव इंटीजर्स। जबकि प्राकृत संख्या दो प्रकार की होगी। एक होगी समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, और दूसरी होगी विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या और एक होगी विषम प्राकृत संख्या। इसको बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर, इसको बोलेंगे ऑड नेचुरल नंबर। ये संख्या का क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है। संख्या का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये संख्या का क्लासिफिकेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक संख्या को डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कहीं पे समस्या नहीं होगी आपको। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आपने संख्या की परिभाषा को पढ़ा। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। आपने मापने का मतलब समझा, गिनने का मतलब समझा। आपने समझा ये संख्याएं मापने में यूज होंगी, गिनने में नहीं होंगी। इसके बाद आपने संख्या के क्लासिफिकेशन को देखा। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। एक और होती है दोनों का मिला जुला रूप, सम्मिश्र संख्या। लेकिन काल्पनिक ही आपके सिलेबस में नहीं है तो सम्मिश्र को जानने का कोई औचित्य नहीं बनता है। काल्पनिक को आपने समझा जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी उन्हीं को बोलेंगे आप काल्पनिक संख्या। बात बहुत सारी है इसमें, लेकिन आवश्यकता नहीं है। इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे आई का मान होता है वर्गमूल -1। आई मतलब आयोटा या इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक को छोड़कर आपके सिलेबस में जो है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इररैशनल। इसका मतलब आपके सिलेबस में या तो कोई संख्या परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इसके बाद आपने देखा पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद आपने देखा प्राकृत संख्या दो प्रकार की, समप्राकृत और विषम प्राकृत। सम और विषम जिसको बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। यहां तक लिख लिए होंगे। और भी संख्याएं हैं जो यहीं पे कवर करेंगे। एक होती है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और दूसरी होती है अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इतनी संख्याओं पर पहले काम करेंगे अपन, इतनी संख्याओं पर। इनके प्रश्नों को भी देखेंगे अपन। चलिए
यहां तक समझ आया? जल्दी से कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना मस्त मस्त प्रश्न कराऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को देखेंगे तो मजा आएगा आपको। आपका जो नॉलेज है वो बहुत बहुत बढ़ेगा स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को करेंगे तो। अभाज्य संख्या में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, कैसे पहचानेंगे कोई संख्या अभाज्य है कि भाज्य, बड़ी बड़ी संख्याओं पे काम कराऊंगा। चलिए यहां तक सभी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। बने हुए हो और बने रहो। सिलेक्शन भी होगा, सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए आप लोग। मैथ्स का डर, मैथ्स का जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगा आपका, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। चलिए पहली संख्या लिखिए प्राकृत संख्या, इसके बाद इसका एक बहुत शानदार प्रश्न करेंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, एक इसका बहुत शानदार प्रश्न करेंगे। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग बताइए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? इसका एक बहुत शानदार प्रश्न है, कराऊंगा। कहां से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या? एक से, जीरो से, कहां से? चलिए जीरो से भी आ रहा है कमेंट, एक से भी आ रहा है। डर भागेगा, बिल्कुल भागेगा। चलिए लिखिए, लिखिए, बहुत बढ़िया। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो देखिए सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, काउंटिंग के काम में आती हैं। अब एकदम सिंपल सी बात समझो यार, किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करोगे तो कहां से करोगे? एक से। जैसे इस रूम में चेयर्स रखी हुई हैं, फिलहाल तो खाली है क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। तो इस रूम में जो चेयर्स रखी हुई हैं, इनको मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो कहां से करूंगा? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो कहां से करूंगा? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? एक से। किसी भी वस्तु को, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? एक से करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है यार। जैसे मान लो इस रूम में चेयर है ही नहीं, आप इस रूम में आए, मैं आपसे पूछा बताओ इस रूम में कितनी चेयर है, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या? सर जीरो चेयर है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। आप बोलेंगे सर कोई भी चेयर नहीं है, जीरो का यूज नहीं करते आप बोलेंगे कोई भी चेयर नहीं है। मान लो इस रूम में कोई विद्यार्थी नहीं बैठा है, आपसे मैं पूछा बताओ इस रूम में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बोलेंगे ना कोई विद्यार्थी नहीं है सर। ऐसा थोड़ी बोलेंगे सर जीरो विद्यार्थी हैं, सर जीरो चेयर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जीरो का यूज काउंटिंग में नहीं होता है। आप बोलेंगे कोई चेयर नहीं है सर, आप बोलेंगे कोई विद्यार्थी नहीं बैठा है सर। इसका मतलब जीरो का यूज काउंटिंग में नहीं होता है। एकदम सिंपल सपाट बात, कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। नहीं है मतलब नहीं है मतलब कहां से स्टार्ट होगी? एक से। तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। कहां तक जाएंगी? पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है कहां तक जाएगी तो उसको मैं लिख दिया अनंत। एकदम सिंपल सी बात। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी, नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो काउंटिंग किसी भी वस्तु को, चाहे वो वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव हो, काउंट कहां से करते हैं? एक से। समझ आ रहा है? कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर नहीं है मतलब नहीं है, अगर है मतलब कहां से? एक से। तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, चलते रहेंगी चलते रहेंगी। कहां तक जाएंगी नहीं पता, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? अनंत बोल दिया। अब यहां पे ध्यान क्या रखेंगे? सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है? एक है। अच्छा मेरे को बताओ तो दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल होंगी क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये देखो, ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, क्या ये प्राकृत संख्या में शामिल होंगी? जल्दी से कमेंट करो, होंगी क्या? नहीं होंगी। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल भी नहीं होंगी। मैंने अभी बताया था दशमलव वाली संख्याओं का यूज गिनने में आप नहीं करते हैं।
दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनका यूज गिनने में नहीं करते हैं, तो दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। तो प्राकृत संख्या की सिंपल सी परिभाषा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी, चूंकि गिनने के काम में आने वाली हैं इसीलिए स्टार्ट होंगी। एक से कहां तक जाएंगी नहीं पता, अनंत लिख दिया। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। एक शानदार सा प्रश्न लिखो, चलो एक शानदार प्रश्न लिखेंगे, लिखवाऊंगा, ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है नोट्स बनाना। मेरे को पता है कि आप लोग इतने आलसी हो कि अगर पीपीटी में क्वेश्चंस ले आया मैं तो आप लोग क्लास नोट्स बनाओगे ही नहीं, उसी में आंसर दोगे, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा भाई। अगर मैं पूरे क्वेश्चंस टाइप्ड करा के ले आया तो आप लोग का नोट्स तैयार नहीं हो पाएगा, मेरे को पता है इस बात का। तो मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। लिखिए, प्राकृत संख्या के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। प्राकृत संख्या के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। प्राकृत संख्या के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। देखेंगे कौन आंसर दे पाता है इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए पहला कथन लिखिए, न्यूनतम प्राकृत संख्या, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम मतलब मिनिमम, मिनिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करता है। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, मिनिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। दूसरा लिखिए, अधिकतम प्राकृत संख्या, अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहती है। मैक्सिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैक्सिमम नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। तीसरा कथन लिखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव। तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। एक से ज्यादा भी सत्य हो सकते हैं। ऑनलाइन में कमेंट करो भाई, चलो देख रहा हूं आपके कमेंट, देख रहा हूं कमेंट, नाम भी देख पा रहा हूं आप लोग के। एक 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 और तीन ऐसे कुछ कमेंट आ रहे हैं। तीनों सही हैं। एक और तीन, करो करो कमेंट करो, देख पा रहा हूं मैं। देखो ऐसे प्रश्न कराऊंगा, हर प्रश्न आपके नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी करेगा। हर प्रश्न, हर एक प्रश्न आपके नॉलेज को बहुत बढ़ाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं सीधे एडमिशन लेना क्लास के बाद, ये नहीं कि कल का डेमो और देखेंगे, ये सब काम मत करना। सीधे क्लास के बाद फोन लगाना, एडमिशन लेना। इतने सारे चैप्टर्स कराने का फीस है वो। हॉस्टल वार्डन का मैथ्स कराने का फीस नहीं है वो। हॉस्टल वार्डन का मैथ्स तो महीना भर में खत्म करा दूंगा मैं। हॉस्टल वार्डन का मैथ्स अगर कोई बस पढ़ाएगा तो पढ़ना भी मत, पूरा मैथ्स पढ़ना, क्योंकि व्यापम का भरोसा नहीं है भाई कुछ भी। इतना मैथ्स कराने का फीस है यार, समझो बात को, जो ज्यादा लगता है आप लोग को। इतना मैथ्स देख पा रहे हो, इतना इतना सारा पढ़ना है आपको, तो थोड़ा समझो बात को। तुरंत क्लास के बाद जाओ, बात करो, एडमिशन लो। क्या आएगा चलो बताओ।
1 2 3 ओनली 2 2 एंड 3 1 एंड 3 ऐसा चल रहा है, केवल 1। चलो बात करते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। चलो ध्यान दो यहां पर, ध्यान दो। तो यहां पर बहुत शानदार प्रश्न है। प्राकृत संख्या के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करती है कि नहीं, समझ आ रहा है? अस्तित्व में रहती है, अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करती है ना। अस्तित्व का मतलब एग्जिस्ट करना, होती है कि नहीं होती है, ये बोलना चाहता है। इसको सिंपल भाषा में ऐसा बोलो, न्यूनतम प्राकृत संख्या होती है। होती है भाई। क्या होती है न्यूनतम प्राकृत संख्या? 1। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या तो हमेशा एग्जिस्ट करती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या होती है, वो क्या है? 1 है। अस्तित्व में रहने का मतलब होती है, तो बिल्कुल होती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या है? 1। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यूनतम प्राकृत संख्या 1। अरे जिसको आप जानते हैं, जो होता है, उसी को बोलते हैं अस्तित्व में रहना। समझ आ रहा है? जिसको आप जानते हैं, जो एक्चुअल में होता है, उसी को बोलते हैं एग्जिस्ट करना। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या 1 होती है, आप जानते हैं, मतलब न्यूनतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है। सेकंड देखो, अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, गलत है। आप बोलेंगे सर अनंत तो है। अनंत कोई नंबर थोड़ी है यार। अनंत का मतलब जहां तक मेरी पहुंच ही ना हो, उसी को बोलेंगे आप अनंत। जहां तक मेरी पहुंच ही ना हो, उसी को अनंत बोलेंगे। अनंत कोई नंबर थोड़ी है। चलो बताओ तो क्या होती है अधिकतम प्राकृत संख्या? बताओ तो मेरे को लिख के, क्या होती है? पता ही नहीं है। चलो काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। बताओ कहां तक जाऊंगा? लास्ट में क्या आएगा बताओ मेरे को। आप बोलोगे 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, उसके आगे भी आते रहेगा। पता ही नहीं है अंतिम छोर क्या है। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है केवल काउंटिंग करना, तो ये एकमात्र लक्ष्य भी मेरे जीवन का पूरा नहीं हो पाएगा अगर मैं जीवन भर केवल काउंटिंग करूं, कि केवल काउंटिंग ही करना है मेरे को जीवन भर। 1 से स्टार्ट करने बैठ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सन्यासी जीवन ले लिया और काउंटिंग स्टार्ट किया। खत्म कर पाऊंगा क्या? जीवन खत्म हो जाएगा, काउंटिंग खत्म नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा अंतिम में पता ही नहीं है। ये वाला छोर तो मेरे को पता है, ये वाला छोर पता है, मतलब न्यूनतम तो पता है, लेकिन अधिकतम क्या आएगा? ये वाला छोर, ये वाला छोर मेरे को नहीं पता है। समझ आ रहा है? अनंत कोई नंबर नहीं होता। भगवान शिव को भी बोलते हैं आदि अनंत, क्योंकि वहां तक मेरी पहुंच ही नहीं है। तो जहां तक मेरी पहुंच नहीं, उसी को अनंत बोलते हैं। अनंत कोई नंबर नहीं होता। तो अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, गलत। चलो मैं बोला बड़ी से बड़ी संख्या लिख के बताओ, आप बोलेंगे सर लिखता हूं, रुक जाओ बताता हूं आपको क्या होती है। ये देखो, आप लिखना स्टार्ट किए, बड़ी से बड़ी संख्या लिख रहा हूं सर। ये देखो लिख रहा हूं सर, लिख रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ। इधर बोर्ड खत्म हो जाएगा, फिर दीवार खत्म हो जाएगा, मैं बिलासपुर से बाहर निकल जाऊंगा, फिर छत्तीसगढ़ से बाहर निकल जाऊंगा लिखते लिखते, फिर भारत से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसे करते करते दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन कभी खत्म होगा ही नहीं लिखना मेरा। समझ आ रही बात? तो प्राकृत संख्या अधिकतम अस्तित्व में रहती है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, गलत। तो सेकंड वाला गलत हुआ। थर्ड वाले को देखो, थर्ड क्या है? दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। यहां पे क्रमागत को समझो, क्रमागत को। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। क्रमागत का मतलब क्या? कंसेक्यूटिव, लगातार, क्रम से। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या जैसे 1 और 2, 5 और 6, 51 52, ये देखिए 7 8, कुछ भी लिख दो, 101 102, 27 28। दो क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब क्रम से दो ठो प्राकृत संख्या। ये देखिए क्रम से दो ठो प्राकृत संख्या। तो क्या क्रम से दो ठो प्राकृत संख्या के मध्य कोई प्राकृत संख्या होगी? क्या 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी। दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या में आती ही नहीं है। तो दो ठो क्रमागत प्राकृत संख्या के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी।
दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या लिखो, क्या दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी। मतलब केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन एक सत्य है। ऐसे प्रश्न करने हैं। समझ आया पूरा कहानी? बनेगा भाई? समझ आया क्या कारण है पूरा? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो न्यूनतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल जानते हैं, होती है एक। अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है? नहीं भाई, नहीं पता, होती ही नहीं है, इसीलिए पता भी नहीं है। क्या होती है बताओ ना, अगर होती है, आपको लगता है कि होती है तो बताओ क्या होती है। बचपन में काउंटिंग सिखाए, हमारे शिक्षक जो थे काउंटिंग सिखाए, 1 से स्टार्ट करो बेटा, लेकिन कहां तक जाना है बता ही नहीं है। क्यों नहीं बताए? अरे जा ही नहीं पाओगे, होता ही नहीं है। छोर ही नहीं पता, छोर होता ही नहीं है तो पता कहां से लगेगा भाई? तो अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, गलत। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत मतलब ये देखो, क्रम से दो ठो, क्रम से दो ठो, क्रम से दो ठो, तो क्रम से दो ठो प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी, गलत हो जाएगा। चलो समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो प्राकृत संख्या को लेकर क्या क्या बात ध्यान रखनी है देख लो। तो प्राकृत संख्या को लेकर पहली बात क्या ध्यान रखनी है? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी। चूंकि गिनने के काम में आ रही है तो स्टार्ट कहां से होंगी? 1 से। दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होंगी, क्योंकि जो गिनने के काम में आती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, और गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज नहीं होता है। न्यूनतम अस्तित्व में है, अधिकतम अस्तित्व में नहीं है। दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या के बीच, दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं आएगी, इतना ध्यान रखेंगे आप। अगली संख्या में आ जाओ। अगली संख्या जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगली संख्या आ जाइए, पूर्ण संख्या। ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि डेमो है तो मेरा एनर्जी अलग लेवल पे चल रहा है। आप मेरी क्लास पहले भी देख चुके हो भाई, मेरा एनर्जी ऐसा ही रहेगा, लास्ट तक मेरा एनर्जी ऐसा ही रहेगा, उसको लेके बिल्कुल भी चिंता मत करना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको देख लीजिए, इसके बाद आज का क्लास ओवर करेंगे। क्लास के बाद एक ही काम करना, जाओ एडमिशन लो और रेगुलर लिंक में जुड़ो यार, रेगुलर लिंक में जुड़ो। मेरे को भी एक ही आईडी देखना पड़े ताकि सारे कमेंट्स को ध्यान दे पाऊं, मैं नाम भी ले पाऊं उनके में। चलो पूर्ण संख्या लिखो। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। If zero is included in natural number, then it is called whole number. यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। तो प्राकृत संख्याएं आपको पता है, ये देखिए ये प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें जीरो को मिला दीजिए तो जो संख्या बनेगी उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या जीरो होती है। क्लियर है यहां तक? गलतियां कहां पे होती है समझना, कहां पे गलतियां होंगी आगे चलकर। जैसे मैं बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। एक और प्रश्न में बोल दिया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। मैं ये दो प्रश्न बोला आपको, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग तो आप आसानी से बता देंगे सर प्रथम 5, प्रथम 5 मतलब शुरू की 5। जैसे आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें आप लोग टॉप करेंगे, तो आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें मैं बोला टॉप 5,
मतलब शुरू के 5, प्रथम 5। टॉप 10 मतलब शुरू के 10, प्रथम 10। उसी प्रकार अगर मैं बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, तो ये हो गई प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं। इनका योग बोला हूं तो इनका योग निकाल दो, कितना आ जाएगा? 15। पहली प्राकृत संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4 और पांचवी हो गई 5। जबकि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3 और पांचवी पूर्ण संख्या 4। यहां पर ध्यान देना, आंसर चेंज हो गया। देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10। समझ आ रहा है? गलतियां होती हैं। पहली प्राकृत संख्या, पहली पूर्ण संख्या अगर पता ही नहीं है तो आंसर बता ही नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा आंसर। पहली पूर्ण संख्या 0 है तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी? 4 होगी। पहली प्राकृत संख्या 1 है तो पांचवी प्राकृत संख्या क्या होगी? 5 होगी। अगर मैं आपको बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, तो 1 से 25। अगर मैं आपको बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, तो 0 से 24। समझ आ रहा है? औसत में प्रश्न बनेंगे ऐसे, योग के प्रश्न बनेंगे। प्रथम 5 था तो लिख के जोड़ दिया, प्रथम 50 होता तो फॉर्मूला आएगा, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे। यहां पे तो प्रथम 5 था तो लिख के जोड़ दिया। ये तो मैं केवल आपको समझा रहा था कि गलतियां कहां पे होती हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे, प्रथम 50 रहेगा, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आएगा। समझ आ रहा है? अलग फॉर्मूले भी आएंगे। गलतियां समझा रहा हूं कि कहां पे होती हैं, छोटी छोटी गलतियां। मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, तो 1 से 25। प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, 0 से 24। पहली पूर्ण संख्या 0 है तो 25वीं पूर्ण संख्या 24 होगी। मैं बोला 45वीं पूर्ण संख्या, आप बोलेंगे 44। मैं बोला 30वीं पूर्ण संख्या, आप बोलेंगे 29। मैं बोला 50वीं पूर्ण संख्या, तो आप बोलेंगे 49। मैं बोला 25वीं प्राकृत संख्या, तो आप बोलेंगे 25। मैं बोला 45वीं प्राकृत संख्या, तो आप बोलेंगे 45। तो गलती होती है, उसको ध्यान रखना। पहली प्राकृत संख्या 1, जबकि पहली पूर्ण संख्या 0। बनेगा यहां तक? इसके आगे कल देखेंगे, कल के लेक्चर में इसी के जस्ट आगे स्टार्ट करेंगे। इसी के जस्ट आगे डेमो का मतलब केवल यही है कि आप बिना फीस दिए, एडमिशन लिए क्लास देख रहे हो। बाकी ये रेगुलर क्लासेस से स्टार्ट हो चुकी हैं। कल जो पढ़ाऊंगा इसके जस्ट आगे पढ़ाऊंगा। इसका एक प्रश्न पहले कराऊंगा, उसके बाद पूर्णांक संख्या को समझाऊंगा। देखना परिमेय अपरिमेय, कल का लेक्चर देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि परिमेय अपरिमेय एक्चुअल में क्या है। पूरा डिटेल में समझ आएगा। किसी को समझा दोगे, पढ़ा दोगे आप, परिमेय अपरिमेय को अगर सीख लिए कल, तो फिर देखना कितनी सारी बातें समझाऊंगा, शानदार समझ आएगा आपको परिमेय और अपरिमेय। क्वेश्चंस कराऊंगा उसके स्टेटमेंट वाले। जैसे ये प्रश्न आपने देखा, वैसे ही और भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा इस बार, सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलिए, तो ज्योमेट्री पोर्शन भी मैं प्लान कर रहा हूं। ज्योमेट्री का पोर्शन भी प्लान कर रहा हूं कि शनिवार को मैं ज्योमेट्री की क्लास करीबन 3 घंटे की ले पाऊं, ऐसा प्लान कर रहा हूं। ज्योमेट्री वाली क्लास लगभग 3 घंटे में शनिवार को प्लान करने का सोच रहा हूं, ताकि साथ साथ में ज्योमेट्री का 3-3 घंटे ऐसे चलते रहेगा तो समय पर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा प्लान कर रहा हूं मैं। चिंता मत करिए, बहुत शानदार तरीके से प्लान हुआ है पूरा शेड्यूल। ये क्लास में कोई रुकावट नहीं आएगा, टेक्निकल इशू कुछ नहीं आएगा। आप देखे होंगे आज पूरी क्लास शानदार चलिए, बिना किसी रुकावट के। आवाज भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, कोई टेक्निकल इशू नहीं आया। किसी दिन की बात अलग है अगर आ जाता है तो, बारिश का मौसम कभी हो गया, मान लीजिए कोई लाइट वगैरह फॉल्ट हो गई तो बात अलग है। बाकी टेक्निकल इश्यूज कुछ नहीं आएंगे। पूरा सिलेबस होगा, डेली होगा, कोई रुकावट नहीं आएगा कि 10 दिन का ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, लगातार चलेगी। लाइव जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे लाइव जुड़ने का। किसी दिन लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना। किसी दिन अगर लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो रिकॉर्डेड देख लेना। समझ आ रहा है? लेकिन जरूर जुड़ना, जरूर देखना। देखना शानदार मैथ्स करा दूंगा आपका मैं। चलिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। कभी कभी रहेगा, ऐसा नहीं कि डेली 3 घंटे रहेगा। कभी कभार का प्लान कर सकते हैं 3 घंटे क्लास का।
रेगुलर तो 1.5 घंटे ही रहेगा। जुड़िए, बातचीत कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, कॉल कर लीजिए, जो नंबर आपको दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं उनमें कॉल करिए और एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लीजिए। बाकी कल का भी डेमो देखना चाहे तो देख लीजिए। बाकी मुझे लगता नहीं कि ऑलरेडी आप लोग सारा कुछ देख के ही आए हैं यूट्यूब में। तो कॉल करिए, एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लीजिए। कल मिलेंगे अपन। चलिए, कल मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, कल मिलते हैं। गौरी, एक ही बात है वो। चलिए, कल मिलते हैं। धन्यवाद।